नमस्कार साथियों, मंजिल सीरीज में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और ऑप्टिक्स का हो सकता है कि ये सबसे लास्ट वीडियो है। ऑप्टिक्स में जितनी भी सारी चीज़ें थे उसको समाप्त कर दिया है फॉर्मूले वाइज। बाकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाकी है। फॉर्मूले ड्राइव करने से जितने भी रिलेटेड बातें थी सब चीज़ कवर अप हो चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाइए वहाँ से मंजिल सीरीज को देखना स्टार्ट कीजिए। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा चीज़ होगा TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे सवाल पूछे जाते हैं 5 नंबर में। वहाँ से क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछा जाता है और फिर क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पूछा जाता है। TIR के बाद फिर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, उसके बाद शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला को देखेंगे और तब जा करके हम फिर देखेंगे अपरेंट डेप्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर के हेडिंग डालिए TIR। TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम समझेंगे कि TIR कैसे होता है, TIR होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, लाइट किस माध्यम से किस माध्यम में जाएगा तो TIR हो जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता होता है कि अगर 2 मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा उसको कहा जाएगा रेडर मीडियम, और जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा उसको कहा जाएगा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज़्यादा होता है और रेडर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कम होता है। इस चीज़ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है और यह सरफेस डेंसर है। ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है और इसको रेडर मीडियम कहा जाएगा। ऐसा हम कुछ कंडीशन लिए हुए हैं। मान लेते हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और रेडर का μ2 है। क्योंकि रेडर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है और डेंसर में लाइट का स्पीड कम होता है, इसलिए फॉर्मूला वाइज हम जानते हैं कि μ बराबर c/v होता है, जहाँ पर c का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और μ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अब यहाँ से इस बात को हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि μ1 का मान ज़्यादा होगा, μ2 का मान कम होगा। तो डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज़्यादा होता है लेकिन डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। जैसे आप समझते हैं वैसे समझिए। अब यहाँ से इसका मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट O है और इस डायरेक्शन में इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि लाइट अगर डेंसर से रेडर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। अब उसी प्रकार से अगर यहाँ से एक और पॉइंट आप लेते हैं, मान लेते हैं कि रे को थोड़ा सा और झुका देते हैं और झुका करके अब यहाँ ना करके इसको हम अगर यहाँ लेते हैं तो ये लाइट ऐसे जाने लगेगी और यहाँ पर एक नॉर्मल होगा। अब इसको आप सेम पॉइंट पर भी ले सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पर भी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। अब जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे इसको नीचे की तरफ झुकाया जा रहा है ये वैसे वैसे अभिलंब यानी कि नॉर्मल से दूर होते जा रहा है। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये इसी से पास हो जाएगा। अब जब इससे पास हो जाएगा और इस पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा तो इसको कहा जाएगा I और इसको कहा जाएगा R। तो यहाँ पर R का मान हो जाएगा 90 डिग्री। और चूंकि I है और I को हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, तो यह जो I है ये कोई ऑर्डिनरी एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एक्चुअल में इसी को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, जिसको डेल्टा C से या डेल C से डिनोट करते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे, इसको कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल। तो सवाल हमसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल। 2 नंबरिया सवाल में बिहार बोर्ड पूछा था कि क्रांति को कौन से आप क्या समझते हैं। तो आपको डिफिनेशन लिखना है वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि वैसा आपतन कोण जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है।
कंडीशन ये होगा कि लाइट हमेशा डेंसर से रेडर में जाना चाहिए। और TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना तब होती है जब लाइट डेंसर से रेडर में जाती है, तो इस चीज़ को कहा जाएगा डेल सी। अगर इसमें से लाइट को हम अगर यहाँ पर लाते हैं तो अब की बार क्या होगा कि लाइट इस मीडियम से गई और यहाँ से टकराने के बाद ये इसी मीडियम से फिर वापस लौट गई। मतलब कि जब एक माध्यम से लाइट जाती है और किसी सतह या किसी पॉइंट से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस चीज़ को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर जो स्पेशल केस बना है रिफ्लेक्शन का, इसी को कहा जाता है TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर डिफिनेशन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है कि जब प्रकाश डेंसर से रेडर में जाती है यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक ऐसा समय आता है जिसके लिए आपतन कोण का मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। और ठीक उसके बाद अगर डेंसर से रेडर में प्रकाश की किरण जाती है तो वो उसी माध्यम से वापस लौट आती है और इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। और पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा, फुल में फुल नंबर चाहिए तो स्ट्रक्चर तो कंप्लीट बनाना ही पड़ेगा। अब सवाल हमसे पूछता है कि बताइए कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो चलिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R होता है। अब μ1 का मान μ1 है बाय डिफॉल्ट, साइन I के जगह पर लिखेंगे साइन और I के जगह पर लिखेंगे डेल्टा C बराबर μ2 का मान बाय डिफॉल्ट μ2 ही है और इसका R का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा μ1 साइन डेल्टा C बराबर μ2, इसके साथ साइन भी है और हम जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है तो μ2 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल हो गया साइन डेल्टा C बराबर μ2 बटा μ1 और यही फार्मूला हो गया। और इधर से अगर डेल्टा C का मान निकालना चाहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स μ2 बटा μ1। तो डेल्टा C बराबर साइन इनवर्स μ2 बटा μ1, ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर 5 नंबर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। बात होती है 2 नंबर की, अगर 2 नंबर पूछेगा तो परिभाषा लिखकर डायग्राम छोड़ देंगे, अगर 5 नंबर में पूछ दिया तो परिभाषा लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और फॉर्मूला भी ड्राइव कर देंगे। अगर स्पेशली फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पूछ रहा है तो वो 5 नंबर में ही पूछेगा जिसमें पूरा डायग्राम लिखा जाता है और इसको डिफिनेशन के तौर पर भी लिखा जाता है। तो यही होता है TIR और मुझे उम्मीद है कि TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, अब पूरा क्वेश्चन बैंक उठा करके देख जाइए, सारा एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब TIR के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हेडिंग डालिएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन जनरल इसको एल से सूचित किया जाता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। इसमें देखिएगा क्या होगा, 3 तरह के मीडियम होते हैं। पहला होता है रेडर, दूसरा होता है डेंसर और जो पहला मीडियम होता है वही मीडियम तीसरा भी होना चाहिए, इसको भी रेडर मानते हैं। इसमें लाइट ऐसे आती है तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, फिर इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा। यानी कि अगर रेडर से डेंसर में तो अपने अभिलंब यानी कि नॉर्मल से नज़दीक, अगर डेंसर से रेडर तो इस नॉर्मल से दूर। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब अगर इसको आप इस तरफ मिलाइएगा तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं और जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो इनके बीच का दूरी फिक्स हो जाएगा और इन्हीं के बीच की दूरी को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं कि इनके बीच का दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है और ये जो स्लेंट हाइट है इसका लंबाई अगर y मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम A है
और ये D है, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, और इसका हाइट मान लेते हैं T। ये सब सवाल में गिवन होगा। T का मान सवाल में दिया हुआ रहेगा, Y का मान भी सवाल में दिया रहेगा। इस एंगल को अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं तो इसको I कहा जाएगा और इसको कहा जाएगा R, तो ये हो जाएगा I माइनस R। अब हमें यहाँ से L का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। आप समझ गए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब कोई लाइट की रेज या बीम ऑफ लाइट जब रेडर से डेंसर में जाती है, फिर डेंसर से उसी रेडर मीडियम में चली जाती है, तो जो रिजल्टेंट रिफ्रैक्टेड रे होता है वो इनिशियल इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता है और उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एक्चुअल में इसको कहा जाता है इमर्जेंट लाइन, और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना है। क्योंकि रेडर कुछ और नहीं एयर होता है, तो इसके लिए म्यू का मान हो जाएगा 1 और इसके लिए भी म्यू का मान हो जाएगा 1। और यहाँ से सवाल में म्यू का मान लेते हैं कि म्यू दिया हुआ है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिएगा तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। μ1 का मान 1 है तो साइन आई हो जाएगा μ2 इंटू साइन आर। अब यहाँ से ज़रा कॉस आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। क्योंकि हमें टी पता है, वाई पता है, तो हम क्या पता कर सकते हैं, कॉस आर के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो कॉस आर बराबर हो जाएगा, कॉस आर बराबर बेस डिवाइडेड बाई हाइट टी बटा वाई। यानी कि अगर यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो टी बटा हो जाएगा कॉस आर, टी बटा कॉस आर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से इस सवाल में हमें I माइनस आर है और इसके सामने L परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा और ये करेगा हाइपोटेनस की तरह, तो इसमें हम साइन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन I माइनस आर बराबर L डिवाइडेड बाई वाई। साइन I माइनस आर बराबर L डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से आप y का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो y बराबर हो जाएगा L बटा साइन I माइनस आर, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्विटेट कर दीजिए, तो ये हो गया टी बटा कॉस आर बराबर ये हो जाएगा L बटा साइन I माइनस आर। अब यहाँ से अगर L का मान निकालना चाहेंगे तो L बराबर हो जाएगा T इंटू साइन I माइनस आर बट्टा कॉस आर। और यही सवाल अक्सर परीक्षा में कभी कभी 5 नंबर के लिए डेरिवेशन में पूछा जाता था, जब पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित जितने भी बातें होगी सब आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया है। एक और अगला टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है एपेरेंट हाइट, यानी कि आभासी ऊंचाई। तो आप हेडिंग डालिए एपेरेंट हाइट। एपेरेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस बात को हम जानते हैं कि तालाब में मछलियाँ होती है और किनारे से जब हम देखते हैं तो मछलियाँ जितना ज़्यादा नीचे होती है ना, उतना एक्चुअल में हमें दिखाई नहीं देता है, या हम जो देखते हैं वो एक्चुअल उसका हाइट नहीं होता है। अब जैसे कि मेला में क्या होता है कि एक बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता है और उसके पेंदी में एक ग्लास रखा हुआ होता है और उस ग्लास में हमें सिक्का डालना होता है। अब सिक्का आप ग्लास में डालिएगा तो आप
एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर के रेस्पेक्ट में देख कर डालिएगा। लेकिन अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास कहीं और रखा होगा, लेकिन एयर के रेस्पेक्ट में वो ग्लास कहीं और दिखाई देगा, इसलिए ज़्यादातर केस में सिक्का ग्लास में नहीं जाता है। या आप जान सकते हैं कि अगर बाल्टी पानी से भरा हुआ है तो बाल्टी का जो पेंदी होता है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? तो अपरेंट हाइट के कारण होता है। तो चलिए अब डायग्राम को बना करके देख लेते हैं अपरेंट हाइट कैसे डिसाइड किया जाता है। तो मान लेते हैं कि एक तालाब है और तालाब में एक मछली यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ओ। पहले ये तो डेंसर मीडियम था और ये रेयर, तो इसमें इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। इस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ऐसे जाएगा। इसको पीछे की तरफ मिलाइए और इसको भी पीछे की तरफ मिलाइए, तो पीछे की तरफ मिलाने पर यहाँ पर एक इमेज बनेगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो उसको दिखाई देगा यहाँ। अब ज़रा ये ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन होता है, ये स्ट्रेट लाइन में होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज बन गया। यहाँ से कोई इसको देख रहा होगा तो इसको इस लाइन पर ऑब्जेक्ट और इमेज दिखाई पड़ना चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो उसको इमेज यहाँ पर दिखाई देगा। वास्तव में ऑब्जेक्ट यहाँ था लेकिन इसको दिखाई यहाँ देगा। तो इस हाइट को मान लेते हैं कि y और इस हाइट को मान लेते हैं d। तो d को कहा जाता है रियल हाइट और y को कहा जाता है एपेरेंट हाइट। एपेरेंट हाइट। अब चूंकि इस एंगल को कहा जाएगा I क्योंकि यहाँ से इंसिडेंस हुआ है और इसको कहा जाएगा R क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है। तो दो पैरेलल लाइंस को एक इंटरसेक्टिंग लाइंस काटती है तो इसका भी मान हो जाएगा R और इसका मान I है तो इसका भी मान हो जाएगा I। अब इसमें स्नेल्स के नियम को लगा कर देखते हैं। स्नेल्स का नियम होता है μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। तो मान लेते हैं कि ये μ1 है और ये है μ2, तो यहाँ पर हो जाएगा μ1। और चूँकि I और R बहुत छोटा है इसलिए tan I साइन I के बराबर हो जाएगा और tan R साइन R के बराबर हो जाएगा। तो साइन I यानी कि tan I यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर μ2 साइन R यानी कि tan R। तो μ1 इंटू और tan I का मान अगर निकालिएगा तो tan I यहाँ पर है tan I, इस ये वाला डिस्टेंस x मान लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सवाल में दिया होगा। तो tan I का जो वैल्यू है x और डिवाइडेड बाई पूरा d बराबर μ2 और tan R का मान चाहिए। तो tan R यहाँ है tan R, तो इसके लिए हो जाएगा x और डिवाइडेड बाई इतना जो कि सवाल में दिया हुआ है y। यहाँ से x कट गया तो बच गया μ1 बटा d बराबर। अब चूँकि ये जो μ2 होता है ये एयर होता है तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 1, तो बच गया 1 बटा y। यानी कि y बराबर हो जाएगा d बटा म्यू। y को क्या बोला जाएगा? एपेरेंट हाइट, और d को बोला जाएगा रियल हाइट। तो इस फार्मूला को याद रखना है, इस फार्मूला को प्रूव कैसे हुआ ये भी आपको समझना है। तो यही फार्मूला होता है अपरेंट हाइट बराबर रियल हाइट डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में वस्तु रखा गया है उसका। अब जरा शिफ्टिंग वाले केस को देख लेते हैं कि शिफ्टिंग में कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो आप हेडिंग डालिए शिफ्टिंग। मान लेते हैं कि एक स्लैब है, किसी भी चीज़ का स्लैब हो सकता है, और इस स्लैब में इसका विड्थ है t। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ। इसको आप पीछे की तरफ मिला लीजिए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर O था और इसका इमेज बन गया यहाँ। तो ये कितना शिफ्ट हुआ
इसको टी इंटू 1 - 1 बाई म्यू से फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पर म्यू का मतलब होता है कि जिस आप स्लैब को लिए हैं उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सवाल भी बहुत पॉपुलर है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाएगा तो याद रखना है, लर्न करना है। अभी तक डेरिवेशन नहीं पूछा है। शिफ्टिंग का फार्मूला होता है टी इंटू 1 माइनस म्यू। तो आई होप ये चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। टी आई आर के बाद फिर मैंने आपको टी.आई.आर का फार्मूला भी ड्राइव करवा दिया, उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव हो चुका है, उसके बाद एपेरेंट हाइट, उसके बाद ये वाला शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।